आपको इनर्शिया के बारे में बताया और गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें ये बताया गया कि किसी वस्तु पर जब तक एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती तब तक वो या तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन रहेगी। अब साथ में हमने इनर्शिया के बारे में बताया था कि मतलब बात वही है कि बिना फोर्स के, यानी अपने आप कोई वस्तु अपनी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती है। उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया हमने कहा। 3 टाइप आपको बताई, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं एक और सी टर्म में, भी ध्यान समझिए, मास एंड इनर्शिया, इनका क्या रिलेशन है। इनर्शिया को हमने 2 तरीके से बताया था कि वस्तु की इनएबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने आप अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु की प्रॉपर्टी है, एक गुण है उसका, जिसकी वजह से वो क्या करती है, अपोज करती है अपनी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था में परिवर्तन का, विरोध करती है, अपोज करती है। तो अब इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। एक फुटबॉल है, अगर आप उसको किक करोगे क्या होगा? किक करने से वो दूर चली जाएगी। और अगर उतने ही साइज का एक पत्थर आपके सामने रखा हो और आप उसको किक करो, क्या होगा? उसको किक करने से वो तो दूर जाएगा नहीं, बल्कि हमें चोट लगेगी। चोट लगने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी पैर को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? साइज दोनों का बराबर था, लेकिन मास पत्थर का ज्यादा, फुटबॉल का कम। यानी फुटबॉल का तो हमने उतनी कुछ फोर्स से चेंज कर दिया, लेकिन उतनी फोर्स जब हम उस पत्थर पे लगा रहे हैं तो उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज हो रहा है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, मास की भी डिपेंड करेगी ना वस्तु के। यानी जिस वस्तु का मास ज्यादा है वो ज्यादा विरोध कर रही है, ज्यादा अपोज कर रही है अपनी अवस्था में चेंज का। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की मेजरमेंट है मास। मतलब हायर द मास, of an object, more the inertia। मास जितना ज्यादा होगा वस्तु का इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, उतना ज्यादा अपोज करेगी, मतलब उसकी अवस्था में चेंज लाने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, एक क्वांटिटी मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम भी बोल देते हैं। थोड़ा समझेंगे इसकी स्टेटमेंट देने से पहले कि हम बात, कोई वस्तु है, जैसे हम सिंपल सी बात करें, हम बात करते हैं एक जो है ट्रक है और एक है कार। तो एक ट्रक को अगर पुश करते हैं हम और उतनी फोर्स से कार को पुश करते हैं तो हम किसको आसानी से पुश कर पाएंगे? कार को। दूसरा, स्पीड पे एक साथ में हम लेके चलते, स्पीड वस्तु की। ट्रक आ रहा है बहुत धीमे धीमे कम स्पीड से, उसके रास्ते में कोई चीज खड़ी है, तो मान लो मोटर बाइक खड़ी है और उतनी स्पीड से धीरे धीरे कार आ रही है। उस कार की टक्कर हो बाइक से या फिर उस ट्रक की टक्कर हो, तो इफेक्ट ज्यादा किसका होगा? ट्रक का। हालांकि स्पीड दोनों की सेम थी, लेकिन ज्यादा इफेक्ट कौन डालेगा? ट्रक, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। अब दूसरा हम लेके चलते हैं, छोटी सी बुलेट लीजिए आप,
एक बुलेट, अगर उसको आप हाथ से फेंक के मारते हो किसी व्यक्ति को, क्या होगा? कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, छोटी मोटी चोट लग सकती है और ना भी लगे। लेकिन अगर वही बुलेट एक पिस्टल के अंदर डाल के और फिर फायर की जाती है तो वो एक व्यक्ति को छेद कर बाहर भी निकल सकती है, मतलब व्यक्ति की डेथ हो सकती है उससे। बुलेट वही थी, सेम मास था उसका, हमने हाथ से फेंकी तब भी और बुलेट पिस्टल से फायर किया तब भी, लेकिन फर्क क्या था? स्पीड का। तो किसी वस्तु की इम्पैक्ट, कोलिजन, टक्कर, उसका प्रभाव किस बात पर डिपेंड करता है? दो चीजों पर, वस्तु के मास पर और उसकी स्पीड पर। एक कम मास की वस्तु बहुत ज्यादा स्पीड चल रही है तो ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है, और ऐसे ही एक बहुत धीमे चल रही वस्तु अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकती है। तो इम्पैक्ट दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो इन दोनों के इफेक्ट को बताती है, दोनों को कॉम्बिनेशन से बनती हैं, और उनमें से एक क्वांटिटी है मोमेंटम, जो मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन है। और ये क्या है? ये इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट कर दें उनकी, तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम और सिंपली लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय p, इट इज डिनोटेड बाय p, स्मॉल p से हम डिनोट करेंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या इसका बनेगा? दैट इज p इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट बता सकते हो आप यहां से इसकी? SI यूनिट, SI सिस्टम में इसकी यूनिट, SI यूनिट इज मास की क्या होती है? SI यूनिट किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। CGS में लोगे तो CGS सिस्टम में CGS यूनिट इज किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। कैसी? जैसे हमने क्वांटिटी बताई, दो प्रकार की क्वांटिटी हम लेके चलते हैं, वेक्टर एंड स्केलर। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? डायरेक्शन। वो डायरेक्शन किधर होगी इसकी? इट्स डायरेक्शन इज सेम as that of velocity। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, तो ये जो है आपका मोमेंटम हुआ। अब जो है आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, मोमेंटम में, मोमेंटम के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो हमारे चैप्टर हम पढ़ना शुरू किया था हमने, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, गैलीलियो ने जो बताया उसको बाद में न्यूटन ने स्टडी किया और ढंग से और अच्छे से, और उसमें फिर न्यूटन ने जो है 3 लॉ दे दिए मोशन के, अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको। वो जो पहला लॉ था
वो एक्चुअल में वही था जो गैलीलियो ने बताया था कि जब तक वस्तु के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, तब तक वस्तु या तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सेम गैलीलियो वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? एन ऑब्जेक्ट remains at rest or in uniform motion along a straight line unless an unbalanced force acted upon it। जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, अनलेस। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको थोड़ा सा और भी कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट और भी दे सकते हैं इसकी। मतलब वस्तु रेस्ट में तो रेस्ट में, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में। कहने का मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा बिना फोर्स के। तो मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन नहीं होगा, कि जब तक वस्तु के ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अपने आप वस्तु में एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ये भी तो कह सकते हैं हम। तो हम क्या कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी accelerated on its own, अपने आप, या unless an unbalanced force is acted upon it, बात वही है, तो अपने आप एक्सेलरेट नहीं होगी। इस लॉ को, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया में भी तो यही है, इनर्शिया की डेफिनेशन यही तो है कि वस्तु अपने आप अपनी जो है रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था को नहीं बदल सकती है। इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑन इट्स ओन, दैट इज द इनर्शिया। एंड यही जो है इसमें बताया गया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, तो इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो है सेकंड और थर्ड लॉ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।